Good morning, friends and my students. Myself, Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, आज हम लोग डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 19 कवर करेंगे और उसमें हम लोग डीसी मोटर्स जो एक नया यूनिट है वो आज हम लोग शुरू करेंगे, उसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले के क्लासेस में हम लोग मेनली डीसी मशीन्स में डीसी जनरेटर्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि डीसी जनरेटर्स कैसे इंपॉर्टेंट है और सबसे शुरुआत में हमने देखा कि डीसी जनरेटर्स का कंस्ट्रक्शन, डीसी जनरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर्स के टाइप्स को हमने देखा, डीसी जनरेटर्स के क्लासिफिकेशन को हमने समझा, डीसी जनरेटर्स के यूजेस को हमने समझा, कैसे डीसी जनरेटर्स का हम लोग एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। और कंस्ट्रक्शन में भी हमने देखा कि किस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर्स को क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम लोग आर्मेचर का कनेक्शंस करते हैं और उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, फील्ड के एक्साइटेशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया। आज हम लोग नया यूनिट डीसी मोटर्स शुरू कर रहे हैं और डीसी मोटर्स भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना डीसी जनरेटर्स है। और हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन्स है जिसका हम लोग हर जगह यूटिलाइजेशन करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फील्ड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीसी मोटर्स। तो आज हम लोग डीसी मोटर्स को समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो हमारा सब्जेक्ट है डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर यानी डीसीएमटी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1620402। सेमेस्टर 4 का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है और आज इसका लेक्चर नंबर 19 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें नया यूनिट डीसी मोटर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में हम लोग आ जाते हैं। अब डीसी मोटर है क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमें पता है डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा टाइप ऑफ रोटेटिंग मशीन है जिसे जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट को मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यानी जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई देते हैं और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो ऑन द बेसिस डेफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए डीसी मोटर्स के अंदर आज अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे और इसमें काइंडली नोट कर लीजिए डीसी मोटर है क्या, उसके बारे में है। और इवन डीसी मोटर क्या, हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और हमें मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलता है। तो नोट कर लीजिए इसमें, an electric motor is a type of rotating machine which converts electrical energy into mechanical energy। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक टाइप ऑफ रोटेटिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जाहिर है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट से देते हैं और हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। अब ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम लोग देखते हैं जो अगले पॉइंट में है। तो नोट इट डाउन, इट्स एक्शन इज बेस्ड ऑन the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force whose direction is given by Fleming's left hand rule and magnitude is given by F is equal to BIL Newton। ठीक है, तो इस पॉइंट में है क्या, आपके इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो एक्शन है यानी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी उस कंडक्टर से अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं और उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में रखते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो हमेशा उस कंडक्टर पे एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगा। वो कंडक्टर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये मैकेनिकल फोर्स जो होगा वो, उसमें हम लोग उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके। हमें पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो हम लोग इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं जिसमें हमारा इंडेक्स फिंगर इंडिकेट करता है लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम इसको प्लेस करते हैं और हमारा जो मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट करता है कि जिधर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, यानी जो हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं मोटर को उसका डायरेक्शन क्या है। और डेफिनेटली थंब हमें रिजल्टेंट मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है कंडक्टर्स पे और किस डायरेक्शन में हमारा उस कंडक्टर पे डायरेक्शन ऑफ मोशन है, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम लोग
उसमें डायरेक्शन निकाल सकते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखेंगे तो उसमें जाहिर है उसमें एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगा उस कंडक्टर पे, और उस मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं। ये थंब से हमें उस मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन पता चलेगा, और वो जो मैकेनिकल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू BIL न्यूटन। इसमें क्या है, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I वो जो हमने कंडक्टर लिया उसमें फ्लो होने वाला करंट I है, और आपके कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी आपके कंडक्टर का वो पोर्शन जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसका लेंथ L है, तो वो इस इक्वेशन में आएगा, और फाइनली आपका F इज इक्वल टू यानी आपका फोर्स BIL न्यूटन के बराबर होगा। पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में होगा डीसी जनरेटर के केस में मैं कई बार बता चुका हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर्स में कोई अंतर नहीं होता है, यानी एक ही मशीन से हम दोनों काम ले सकते हैं। एक ही रोटेटिंग मशीन से हम मोटर का भी यूज कर सकते हैं और उसी रोटेटिंग मशीन से हम जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर्स में बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी पॉइंट को बताया हुआ है, हैंडी नोटेड डाउन। इसमें है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डीसी जनरेटर एंड अ डीसी मोटर। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों मशीन बिल्कुल एक जैसा है और एक ही मशीन से हम दोनों काम ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट यही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन फैक्ट द सेम मशीन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली एज अ जनरेटर और एज ए डीसी मोटर। तो हम लोग जानते हैं कि इनफैक्ट ऐसा है क्या कि सेम मशीन को, सेम डीसी मशीन को हम जनरेटर और मोटर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन तो अंतर नहीं होता है, लेकिन हाँ जब हम लोग यूज करते हैं तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जिस मशीन को एज ए जनरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसी मशीन को जब हमें एज ए मोटर यूज करना होगा तो वहां पे हम लोग स्टार्टर्स लगाते हैं। उसका रीजन हम लोग आगे देखेंगे। बैक ईएमएफ के कारण होता क्या है कि कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि स्टार्टिंग कंडीशंस में आपका मोटर बहुत ज़्यादा करंट को ड्रॉ करने लगता है, जो हमारे लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा करंट स्टार्टिंग कंडीशन में आपका मोटर ड्रॉ करने लगता है, उसको रोकने से बचाने के लिए हम लोग वहाँ स्टार्टर्स यूज करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक ही मशीन से हम लोग दोनों काम ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक ही मशीन को हम लोग मोटरिंग एक्शन में एज ए मोटर यूज कर सकते हैं, उसी मशीन को जनरेटिंग एक्शन में हम लोग एज ए जनरेटर यूज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद वाला पॉइंट में है लाइक डीसी जनरेटर्स, डीसी मोटर्स आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड एज सीरीज वाउंड, शंट वाउंड और कंपाउंड वाउंड। तो हम लोगों ने देखा जब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई डिफरेंस नहीं है तो जाहिर है जिस तरह डीसी जनरेटर्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे, और क्लासिफिकेशन भी हम लोग कई तरह से कर चुके हैं, कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि क्लासिफिकेशन हम लोग कई तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक बेसिस हम लोग डीसी जनरेटर्स के क्लासिफिकेशन में लेके चलते थे ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। तो हम लोग देखते थे ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और एक और हम लोग पैरामीटर लेके चलते थे कि हमने फील्ड का कनेक्शन, हमने फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे करके रखा है, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन अपने आर्मेचर से, अपने मेन मशीन से हमने कैसे करके रखा है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग मशीन्स का क्लासिफिकेशन करते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मेन आर्मेचर हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते थे उसमें हम लोग देखते थे डीसी जनरेटर के केस में हम लोग मशीन्स को क्लासिफाई करते थे। तो वो क्या होता था, सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर एंड कंपाउंड वाउंड जनरेटर। तो यहाँ भी ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड एक्साइटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ फील्ड टू द आर्मेचर हम लोग यहाँ भी क्लासिफाई करेंगे मोटर्स को। तो यहाँ भी मोटर्स सीरीज वाउंड मोटर, शंट वाउंड मोटर और कंपाउंड वाउंड मोटर होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनरेटर के केस में हम लोग क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे चलते हैं लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल से देखेंगे मोटर के प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे, कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, और मोटर्स के बारे में, डीसी मोटर्स के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मोटर के वर्किंग को और मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को, मोटर के कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फोर्स एक्सर्ट होता है जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखते हैं। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो सपोज दैट परमानेंट मैग्नेट है,
सपोज दैट हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो डेफिनेटली जैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे तो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यहाँ पर पूरे स्पेस में अपीयर हो जाएगा, पूरे स्पेस में। और हम लोगों का अगर कंस्ट्रक्शन, तो डेफिनेटली लाइन ऑफ फ्लक्स यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग मैग्नेटिक पोल्स को इस तरह से ओरिएंट करें और उसको इस तरह के मटेरियल से बनाएं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज पूरे स्पेस में ऑलमोस्ट होमोजेनस हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट हो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। अगर प्रत्येक इक्वल एरिया हम अगर लें तो हर जगह मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट होमोजेनस हो, यानी इसकी डेंसिटी को ऑलमोस्ट उस पूरे स्पेस में हम लोग कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह डेफिनेटली नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो लाइंस ऑफ फ्लक्स वहां पे बन जाएगा। अब अगर कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे प्लेस करें, एक सपोज दैट सिलिंड्रिकल शेप के कंडक्टर को अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करें, दिस इज अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इसको हम लोग प्लेस करें और अगर इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में डाल दें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी अगर इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम कंप्लीट कर दें तो डेफिनेटली इसमें करंट का फ्लो होगा। तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी एक बैटरी का यूज करके अगर इसको हम लोग सप्लाई दे दें, ओके, तो इस तरह से सप्लाई देते हैं हम लोग तो डेफिनेटली आपका कन्वेंशनल करंट, वो कन्वेंशनल करंट हमारा यहाँ क्रॉस से इंडिकेट होगा, क्योंकि हमारा कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट का ये डायरेक्शन है, हमारे कन्वेंशनल करंट का ये डायरेक्शन है। अब डेफिनेटली ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये जो हमारा सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। जैसे ही इसको मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली ये कंडक्टर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी इस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा और फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं। तो हम लोग, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोटरिंग एक्शन के अंदर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए यूज करेंगे। और यहाँ हमारे 3 फिंगर्स हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा इंडेक्स फिंगर लाइन ऑफ फ्लक्स के अलाउंग होगा, जो आपका ग्रीन लाइंस है लाइन ऑफ फ्लक्स के अलाउंग। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ठीक है, यानी इनवर्ड करंट है इस कंडक्टर में। एक्चुअली ये दिखाने का तरीका इस तरह से है, हमारा मतलब है कंडक्टर हमारा इस तरह से प्लेस्ड है, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस तरह से हमने नॉर्थ पोल को रखा है, इस तरह से हमने साउथ पोल को रखा है और यहाँ पर हमारा कंडक्टर है। तो डेफिनेटली इसमें करंट इनवर्ड जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कंडक्टर पे नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पोलैरिटी को अगर हम लोग चेंज कर दें, इस पोलैरिटी को अगर हम लोग बदल दें, सपोज दैट हम अपने बैटरी की सप्लाई इस तरह से दें कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट इस तरह से है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो है वो चेंज कर जाएगा और अब हमारा कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो करेगा, और हमारा कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो डेफिनेटली कन्वेंशनल करंट में करंट इधर से आके इधर बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कंडक्टर जो हमने इस तरह से प्लेस किया है इसमें अब करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम डॉट से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लेना है कि जो हमने मैग्नेट को प्लेस किया है, ड्राइंग में हम इस तरह से दिखाते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में, लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि आइसोमेट्रिक व्यू में, लेकिन होता है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रखा है, यानी मैग्नेटिक पोल्स को, जो ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनको हमने इस तरह से प्लेस किया है, और इनके बीच में हमारा कंडक्टर इस तरह से है। तो डेफिनेटली अब जो हमारा करंट आ रहा है उस सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अंदर वो आउटवर्ड आ रहा है, और इसके हिसाब से अगेन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं। तो इस केस में भी लाइन ऑफ फ्लक्स तो अपने उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में है, तरफ आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि लाइन ऑफ फ्लक्स हमारा जो ग्रीन लाइंस है यानी नॉर्थ टू साउथ इस तरह से है, हमने इंडेक्स फिंगर को वहाँ प्लेस कर दिया, और अब हमारा कंडक्टर इस तरह से है, तो कंडक्टर में करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो मिडिल फिंगर को हमने आउटवर्ड रख दिया। तो डेफिनेटली अब हमारा थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है इस कंडक्टर पे, और डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि एक फोर्स
एक्सर्ट हो रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में इस कंडक्टर पे लग रहा है, यानी ये कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स F अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग आपके डीसी मोटर का होता है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फ्लक्स, a force is experienced by that conductor, या यूं कहें a force is exerted on that conductor। और हम लोग जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड आता है, कि जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा F is equal to BIL, यानी इस कंडक्टर के अंदर अगर I करंट फ्लो हो रहा है और हमने इस मैग्नेट से, चाहे ये परमानेंट मैग्नेट होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता, अगर इससे हमने फ्लक्स डेंसिटी B क्रिएट कर दिया है, I करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, और जितना पोर्शन आपके कंडक्टर का इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में है, वो अगर उसका लेंथ L है, तो यहाँ ये तीनों के वजह से एक फोर्स आएगा और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F is equal to BIL न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, और हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड जो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो F is equal to BIL न्यूटन। ठीक है, और इसमें है क्या, तो यहाँ जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो हम लोग देख चुके हैं कि उसका मैग्नीट्यूड BIL न्यूटन है, और इसमें B क्या है, तो फ्लक्स डेंसिटी है। चाहे हम लोग परमानेंट मैग्नेट से फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट करें या इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्रिएट करें, तो यहाँ B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, I इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट है, और L इस कंडक्टर का वो लेंथ है जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पे एक्सर्ट होगा, और यही आपके मोटरिंग एक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है। और ये आता कहाँ से है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में हम लोग पहले देख चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है वो वेक्टोरियली क्या होता है, तो F is equal to I वेक्टर L क्रॉस B, ये वेक्टर एक्सप्रेशन है, और ये जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L जो एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में है और उस कंडक्टर के अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वेक्टोरियली इतना फोर्स उस पे एक्सर्ट होगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि जाहिर है हम लोग कैसे लेके चले हैं, तो डेफिनेटली हम लोग लेके चले हैं कि परमानेंट मैग्नेट यहाँ ऐसे प्लेस है, ये ड्राइंग में इस तरह से दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल इस तरह से प्लेस है, साउथ पोल इस तरह से प्लेस है, कंडक्टर को हमने इस तरह से रखा है, यानी डेफिनेटली जो आपका लाइन ऑफ फ्लक्स है, ये जो ग्रीन लाइन है उसके परपेंडिकुलर अपना कंडक्टर है, यानी कंडक्टर के लेंथ L जो इस तरह से है और आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्शन में जो कि इस तरह से है, यानी हम लोग देख सकते हैं कंडक्टर को हमने इस तरह से प्लेस किया है और मैग्नेटिक फ्लक्स का लाइन इस तरह से है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसको जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं L B और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है यानी साइन थीटा, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में हमारा साइन थीटा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, आपके कंडक्टर का लेंथ L और आपका डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो डेफिनेटली साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री 1, तो डेफिनेटली हमारा मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कहें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना आ जा रहा है, और इसी को जब हम लोग अरेंज करते हैं तो F is equal to BIL न्यूटन आ जाता है, F is equal to BIL न्यूटन आ जाता है। यहाँ कैपिटल I से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ कैपिटल I से करंट को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, और इससे हमें F is equal to BIL न्यूटन मिला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि आपका वर्किंग प्रिंसिपल आपके मोटर का क्या है, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। अब मोटरिंग एक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि चीजें कैसे होती होंगी। तो सपोज दैट जिस तरह हम लोग जनरेटर बनाते थे, तो हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मोटर और जनरेटर में कोई अंतर नहीं होता है, सेम सिमिलर मशीन होगा और एक ही मशीन से बल्कि हम लोग दोनों काम ले सकते हैं। बस स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर में हमें स्टार्टर लगाना पड़ता है, आगे चल के हम देखेंगे उसका रीजन, लेकिन वो तो ऑपरेशन के समय हमें आपके मशीन का ऑपरेशन कराने समय हमें स्टार्टर देना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कोई भी अंतर नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सपोज दैट हमारा सिलिंड्रिकल कोर है जिसे हमने यहाँ प्लेस किया है,
ये हमारा इस तरह से सिलिंड्रिकल कोर है। सिलिंड्रिकल कोर को हमने इस तरह से प्लेस किया है और डेफिनेटली ये सिलिंड्रिकल कोर इस तरह से सर्कल के फॉर्म में हमें दिखेगा। ये सिलिंड्रिकल कोर तो हमने अपने आर्मेचर रोटर के सिलिंड्रिकल कोर को इस तरह से प्लेस किया, जो हमें इधर से विजुअलाइज करने में सर्कल की तरह दिखेगा। और एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर हमारे कोर का स्ट्रक्चर इस तरह से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा और इसमें सेवरल स्लॉट्स बने होंगे जिनमें हम लोग कंडक्टर्स को प्लेस करेंगे। अब होता क्या है कि जिस तरह जनरेटर में हम लोग कंडक्टर्स को प्लेस करते थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों सेम है। आर्मेचर में भी उस तरह कंडक्टर्स को हम लोग प्लेस करेंगे। तो सपोज दैट दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। इजी टू अंडरस्टैंड के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए हम लोग टू पोल की मशीन को लेके चल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कितने भी नंबर ऑफ पोल्स की मशीन हो, सब में सेम होगा, सेम ऑपरेशन होगा, सेम इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या है, तो डेफिनेटली एक कॉइल को अगर हम लोग प्लेस करें तो कॉइल को हम लोग कैसे प्लेस करते हैं, तो हर बार हम लोगों ने देखा है कि इस तरह से हम लोग कॉइल लेके चल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल जनरेटर और प्रैक्टिकल मशीन्स के अंदर इस तरह हम लोग कॉइल को लेके चलते हैं और सिंपल लूप जनरेटर में इस तरह से हम लोग कॉइल को दिखाते थे। और होता क्या था यहाँ पे, तो दिस इज योर कंडक्टर AB, दिस इज योर कंडक्टर CD एंड इन कनेक्शन फ्रंट कनेक्शन। उसी तरह यहाँ भी दिस इज योर कंडक्टर AB एंड दिस इज योर कंडक्टर CD इन कनेक्शन एंड फ्रंट कनेक्शन। ठीक है, इस तरह हम लोग कॉइल्स को रखते थे और कॉइल्स को कैसे प्लेस करते थे, तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्लॉट है, इससे हम लोग कॉइल के कंडक्टर को ले गए, बैक साइड से रेडियल पैटर्न में ले आए और होता कितना था कि जितना पोल पिच रहता था अप्रोक्सीमेटली पोल पिच के बराबर कॉइल पिच को रख के, यानी जो डिस्टेंस था आपका दो पोल के बीच में जो पोल पिच था, वहां पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग कोशिश करते थे कि एक पोल पिच के बराबर अपने कॉइल पिच को रखें और इस तरह से कंडक्टर्स को ले आते थे। तो सिमिलरली वहां भी हम लोग कंडक्टर को अगर प्लेस करेंगे, तो अगर इस कंडक्टर को हम लोग लेके चलें, तो अगर इस कंडक्टर को हम लोग लेके चलें, तो सपोज दैट ये फर्स्ट वन कंडक्टर जो है उसको हमने यहाँ प्लेस किया नॉर्थ पोल के सामने और ये बैक गया होगा इस तरह से और बैक होके ये कंडक्टर उसी कॉइल का दूसरा कंडक्टर इस तरह साउथ में आ गया और आगे चल के फ्रंट कनेक्शन इस तरह से हुआ होगा। ठीक है, अब जाहिर है ये मोटर है, तो मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यानी मान के चलते हैं कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं तो मोटर का, तो हम देख चुके हैं कि जिस तरह जनरेटर का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं और जिस तरह ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड एक्साइटेशन हम लोग जनरेटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम लोग देख चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन जनरेटर और मोटर में कोई अंतर नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं जिस तरह शंट माउंट जनरेटर लेते थे, उसी तरह शंट माउंट डीसी मोटर हम लोग लेके चलते हैं, यानी इसका फील्ड वाइंडिंग अगर हमने शंट में रखा है अपने आर्मेचर कंडक्टर से, तो जिस तरह शंट माउंट जनरेटर होता था उसी तरह शंट माउंट मोटर हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अभी शंट माउंट मोटर है, जनरेटर रहता था तो हम प्राइम मूवर से आर्मेचर को घुमाते थे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होकर मिलती थी। अगर जनरेटर होता था तो यही, अगर मोटर है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, तो सपोज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के लिए हम वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इस वोल्टेज भी प्रोवाइड करने की वजह से एक करंट जा रहा है। ठीक है, एक करंट जा रहा है और करंट यहाँ से इस पॉइंट से, सपोज दैट दिस पॉइंट है, यहाँ से करंट का डिवीजन हो रहा है, करंट का एक हिस्सा आर्मेचर को जा रहा है और एक हिस्सा आपके शंट फील्ड वाइंडिंग को जा रहा है। तो सपोज दैट इस तरह से अगर हम सप्लाई देते हैं, हमें पता है कि मोटर हमारा एक ऐसा रोटेटिंग मशीन है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ये सप्लाई वोल्टेज V। तो अगर इस तरह से हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं, सपोज दैट जो हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है, उसका एक हिस्सा आर्मेचर में जा रहा है जो आर्मेचर करंट है और एक हिस्सा शंट फील्ड में जा रहा है जो शंट करंट है। तो सपोज दैट अगर हम इस तरह से सप्लाई दे रहे हैं कि हम लोग एज्यूम कर चलते हैं कि यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यानी आज के जो कंडक्टर हैं हमने बाहर से सप्लाई को अपना इस तरह से रखा, जाहिर है हमारे पास फ्रीडम है, हम चाहे तो सप्लाई की पोलैरिटी ऐसे दे सकते हैं या चाहे तो हम उल्टी पोलैरिटी पे भी सप्लाई दे सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है क्योंकि हमें एक्सटर्नल सप्लाई देना है। तो सपोज दैट हम सप्लाई ऐसा दे रहे हैं कि इसमें क्रॉस होके कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा है, यानी कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा है और उसी कॉइल के दूसरे कंडक्टर में डेफिनेटली करंट
बाहर की तरफ आएगा, यानी इस तरह से हम सप्लाई इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या फील्ड मैग्नेट हो, इस तरह से बना हुआ है, इसका कॉइल इस तरह से अरेंज है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसका कॉइल इस तरह से अरेंज है, या अगर परमानेंट मैग्नेट है तो ये इस तरह से अरेंज है कि यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ साउथ पोल बन रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ लाइन ऑफ फ्लक्स इस तरह से नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा होगा। हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं फील्ड कॉइल्स का, और पोल कोर पोल शू को इस तरह से करते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि होमोजेनस हो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लक्स की डेंसिटी चारों तरफ एकदम सिमिलर हो, इसका हमें इक्वल फ्लक्स मिले, यानी हमारी फ्लक्स डेंसिटी लगभग होमोजेनस हो, हमारी फ्लक्स डेंसिटी हर जगह लगभग इक्वल हो, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये कंडक्टर है यहाँ पे, तो अब होगा क्या यहाँ पे कि नॉर्थ पोल बना हुआ है, यानी सारी कंडीशंस फुलफिल है आपके मोटरिंग एक्शन के लिए। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज V, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, जो कि लोड करंट IL है। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस पॉइंट से A पॉइंट से करंट का एक पार्ट IA आर्मेचर में जा रहा है, जो कि आर्मेचर करंट है, और करंट का एक पार्ट शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, जो कि फील्ड करंट है। ठीक है, तो जब हमने सप्लाई ऐसा दिया कि सपोज दैट इस कंडक्टर में इस साइड नॉर्थ के साइड जो कंडक्टर का पाके कॉइल का कंडक्टर है, उसके अंदर करंट इनवर्ट जा रहा है, और इनवर्ट जाके उसी कॉइल से होते हुए उसी कॉइल के दूसरे कंडक्टर में जो साउथ के सामने है, वहां पर करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हमें पता है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोटर ऑपरेशन, मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे हमें पता है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखेंगे तो वहाँ उस कंडक्टर को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग जान चुके हैं कि उसका मैग्नीट्यूड F=BIL न्यूटन होता है। अब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के उसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलावा हम अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे, और यहाँ इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर को अगर ध्यान में रखते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर क्रॉस है, यानी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मिडिल फिंगर को हम करंट के अलावा रखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है ना, वो इस तरह से डाउनवर्ड लग रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम लोग डायरेक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। और डेफिनेटली इस कंडक्टर में हम लोग निकालें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन अभी भी वही है, कंडक्टर के अंदर करंट आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर इस कंडक्टर पे आउटवर्ड लग रहा है। और डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर इस कंडक्टर पे करंट इस तरह डाउनवर्ड लग रहा है, और इस कंडक्टर पे इस कंडक्टर पे फोर्स, इस कंडक्टर में फोर्स इस तरह डाउनवर्ड लग रहा है, और इस कंडक्टर में फोर्स इस तरह अपवर्ड लग रहा है। तो डेफिनेटली ये दोनों फोर्स कंबाइन होकर इस आर्मेचर कोर को इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मोटरिंग एक्शन है। हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर मोटरिंग एक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है।